नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजस्थानी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर्स का डिस्कस कर रहे हैं, जो आगामी आपका RAS प्री एग्ज़ाम, इसके अलावा ROEO, CET, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इक्वली यूजफुल है। और हम प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस कर रहे हैं। उनके आसपास में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे RPSC के द्वारा आयोजित असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एग्जाम के पेपर का। और इसमें स्टार्टिंग में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के सवाल जो दिए गए हैं, इनका हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। 20 दिसंबर 2021 को ये पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयोजित करवाया था। तो इसमें पहला सवाल पूछा गया है राजस्थान की ऐतिहासिक सभ्यता से। आप भी एक नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठ जाएं और प्रत्येक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका आपके जो जवाब है वो आपका क्या रहता है, उस पे आप साथ साथ टिक लगाते हुए चलिए कि आपका सवाल गलत होता है या सही होता है। और जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है तो अपना मूल्यांकन करें कि इन सवालों में आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया, आपकी एक्यूरेसी क्या रही, और वो आप अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पहला सवाल है इसमें, कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा? यानी कि कालीबंगा ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है और किसने इसका उत्खनन कार्य में योगदान है वो इनका नहीं रहा था कालीबंगा में। तो विकल्प है अमलानंद घोष, KN पुरी, BB लाल और BK थापर। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कालीबंगा सभ्यता जो कि आपकी घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इस सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता के रूप में अमलानंद घोष को जाना जाता है। अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता को है वो खोज निकाला था, प्रकाश में लाए थे। ठीक है। और इसके बाद में 1961-2 के अंतर्गत BK थापर और BB लाल ने इनका उत्खनन कार्य किया था। तो एग्जावेशन का कार्य जो किया था वो BK थापर और BB लाल ने, और अमलानंद घोष ने इनकी खोज है वो की थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। KN पुरी की बात करें तो केदारनाथ जो पुरी है, इनका संबंध है रेड सभ्यता से। ठीक है। रेड जो कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। यहाँ पर मालव जनजाति के गणतांत्रिक सिक्के भी प्राप्त होने के विवरण है वो मिले हैं। ठीक है। तो KN पुरी, केदारनाथपुरी है, इन्होंने रेड सभ्यता का अंतिम रूप से है वो उत्खनन कार्य है वो किया था। ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में जो सभ्यता है इसके 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर? 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक दो बार यह सवाल पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तरों को है वो उत्खनन से कितने स्तर खोजे गए हैं। तो 5 स्तर खोजे गए हैं, जिसमें कि शुरुआती 2 स्तर तो प्राक हड़प्पा युगीन है, यानी कि हड़प्पा काल से भी पूर्व के हैं। और 3 जो स्तर है, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है, वो हड़प्पा कालीन स्तर है। और यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक साथ 2 फसलों के बोए जाने के साक्ष्य भी इसी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स इस कालीबंगा के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरा स्थलों से संबंधित निम्नांकित युग्म पर ध्यान दें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पुरा स्थल दिए गए हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट, और ये है डिस्ट्रिक्ट बालाथल, सुनारी, बागोर और गिलुंड, और नीचे कूट भी दे रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से सही है। तो देखिए, बालाथल आपका उदयपुर में है, ये बिल्कुल सही है। सुनारी झुंझुनू में है, ये भी सही है। बागोर ये आपकी भीलवाड़ा में है, और गिलुंड है ये राजसमंद में है। तो ये सही नहीं है, C और D सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि
निम्नांकित युग्म पर ध्यान देकर नीचे कोड की सहायता से सही उत्तर चुने। तो यहाँ कोड देखते हैं, 1 नंबर में दिया हुआ है ए और बी सही है तथा सी और डी गलत है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। बालाथल उदयपुर सोनारी झुंझुनू में है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन बागोर सभ्यता, यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, बागोर भीलवाड़ा में है। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो आपका वी एन मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है। और गिलुंड आपका कहाँ पर है? गिलुंड आपकी राजसमंद में स्थित पुरातात्विक स्थल है जो कि बनास नदी पर है। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो शुरुआत में इसको प्रकाश में जो लाने का श्रेय है वो दिया जाता है इन्हीं बीबी लाल को, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का भी उत्खनन कार्य है वो किया था। तो बीबी लाल ने आपकी गिलुंड सभ्यता का उत्खनन कार्य भी शुरुआती तौर पर बीबी लाल ने किया था, जो कि राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और बागोर है ये आपकी कोठारी नदी के किनारे है। तो कई बार नदियों भी पूछी जाती है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के तट पर बसी हुई थी। तो ये चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो महाराणा कुंभा जो कि वास्तुकला में भी बहुत निपुण थे, संगीत कला में भी बहुत निपुण थे, और इन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना की थी, इसलिए इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, राणो रासो। ठीक है। इस प्रकार से इनको बहुत सी उपाधियां भी दी हुई हैं। तो देखिए, इन्होंने सुधा प्रबंध नामक ग्रंथ लिखा, जिसे सूड प्रबंध भी कहते हैं। चंडी शतक नामक ग्रंथ की इन्होंने व्याख्या की है। और भी महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें है संगीत राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये संगीत राज कुंभा के द्वारा लिखित ग्रंथ है जो कि 5 भागों में विभक्त है। कई बार पूछा जाता है कि संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। तो संगीत राज, शुद्धा प्रबंध, चंडी शतक, संगीत मीमांसा इत्यादि जो ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित है। ठीक है। और गीत गोविंद पर टीका भी महाराणा कुंभा ने ही लिखी थी। अब यहाँ पर ए और बी इसमें सही हो जाएगा। कौन से सही है? तो ए और बी सही है। अब सी और डी किसने लिखा ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो राजवल्लभ है ये आपका मंडन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। मंडन कुंभा का दरबारी था और ये एक प्रमुख शिल्पकार था। इन्होंने राजवल्लभ नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा देव मूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, वास्तुसार इत्यादि कई ग्रंथ है वो लिखे थे। ठीक है। तो मंडन का याद रखें, वास्तु मंडन एक तो जो कि वास्तु पर है, वास्तु मंडन, वास्तु सार है, और एक है देव मूर्ति प्रकरण। ये भी आपके वास्तुकला पर आधारित है। ठीक है। वास्तु मंजरी की बात करें तो वास्तु मंजरी ये आपके नाथा के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है। नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। और एक नाम आता है कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी आपसे पूछा जाए तो प्रतिहार कालीन एक दरबारी था जिनका नाम है राजशेखर। तो राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ की रचना है वो की थी। ठीक है। तो यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने करवाई? सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह। तो राधा गोविंद संगीत सार की रचना है वो किस शासक के द्वारा करवाई गई थी, ये सवाल पूछा गया है। तो ये शासक करवाई थी सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे और इन्होंने 22 रचनाएं लिखी है ऐसा माना जाता है। ठीक है। जिसे ग्रंथ 22 के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के दरबारी थे महर्षि देवर्षि बृजपाल भट्ट। ठीक है। क्या नाम है? बृजपाल भट्ट,
इन्हीं देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने किसकी रचना की थी? राधा गोविंद संगीत सार की रचना की थी। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो रचयिता पूछा जाए तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट है। और रचना किसने करवाई, किस शासक ने करवाई? तो आपका नाम है सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह भी अपनी जो रचनाएं हैं वो किस नाम से लिखते थे? ब्रिज निधि के नाम से। यह भी सवाल एक बार पूछा गया है कि कौन सा शासक, जयपुर का कौन सा शासक अपनी जो रचनाएं हैं, कविता है, वो ब्रिज निधि उपनाम से लिखते थे? तो सवाई प्रताप सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, और इन्होंने जयपुर का जो हवा महल है मुकुट की आकृति का, भगवान कृष्ण के ये भक्त थे और कृष्ण के मुकुट की आकृति का जो हवा महल है इसका निर्माण भी सवाई प्रताप सिंह ने ही करवाया था। और हवा महल की 5 मंजिल है, ठीक है। और पहली जो मंजिल है उसका नाम ही इन्हीं के नाम पर है, प्रताप मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कनक मधुकर, ब्रजदयाल शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और देवी शंकर तिवारी। तो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। और यह समाचार पत्र 1939-40 के समथिंग जोधपुर से आपका है वो प्रकाशित होता था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रजा सेवक नामक समाचार पत्र राजस्थान की कौन सी रियासत से या कहां से प्रकाशित होता था? तो ये आपका मारवाड़ से, जोधपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जिनके एडिटर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। फैक्ट है, जमनालाल बजाज राजस्थान जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी इसके संस्थापकों में से एक थे। और बी है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकिर ने की थी। तो यहाँ पर दोनों ही ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। 4 नंबर वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करें तो यह भी 1919 में कहां पर इसकी पहली बैठक है वो आयोजित हुई थी? तो दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम बैठक है वो आयोजित हुई थी। और इसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने, और ये इनके संस्थापक में से भी एक थे। इसके अलावा इनके सदस्यों या कार्यकर्ताओं की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी और आपके विजय सिंह पथिक भी इनमें सम्मिलित थे, गणेश शंकर विद्यार्थी इत्यादि कई कार्यकर्ता इनमें सम्मिलित थे। और इनका अगर आपसे पूछा जाए कि राजपूताना मध्य भारत जो सभा है इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया था? तो इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। बैठक तो कहां आयोजित हुई? दिल्ली में, लेकिन इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। बी वाले अगर बात करें राजस्थान सेवा संघ की, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहां पर हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में हुई थी। और इन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण समाचार पत्र भी प्रकाशित किए, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान इत्यादि समाचार पत्र। और 1920 में इसका मुख्यालय है कि वर्धा से स्थानांतरित करके कहां पर? अजमेर में स्थापित कर दिया था, ठीक है। तो ये 3 सदस्य महत्वपूर्ण है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। तो कूट के माध्यम से हम विकल्प 4 को है वो राइट करेंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी और संबंध देशी रियासत। रघुवर दयाल गोयल ये बीकानेर रियासत से संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही है। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर। तो जयपुर की अगर बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से समझौता कर लेते हैं। और हीरालाल शास्त्री उस समझौते के तहत कहते हैं कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा है वो नहीं लेंगे। लेकिन कुछ लोग, जिनमें कि बाबा हरिश्चंद्र प्रमुख थे, इनके नेतृत्व में एक मोर्चा खोलते हैं जिसका नाम आता है क्या? आजाद मोर्चा। और आजाद मोर्चे के तहत ये भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित होने की योजना बनाते हैं और जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का विरोध है वो करते हैं। तो ये बाबा हरिश्चंद्र आपके जयपुर से संबंध रखते हैं।
मथुरादास माथुर आपके जोधपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। और गोपीलाल यादव की बात करें तो ये आपके भरतपुर से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अलवर दिया हुआ है, इसीलिए यही सुमेलित नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? अमोवा, मलयगिरी, पोमचा या सांगानेरी? तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मलयगिरी। आपको पता होगा मलय पर्वत, इनके संबंध में बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में भी, पुराणों में भी, धर्मशास्त्रों में भी इसकी महत्ता का वर्णन है। ये बहुत ही सुगंधित आपका एक वनोत्पाद है मलय, ठीक है। और मलयगिरी के पर्वत से यानी कि ये प्राप्त है वो होता है मलय, ठीक है। तो मलयगिरी आपका क्या है, एक कपड़े को सुगंधित रखने का एक उत्पाद है, ठीक है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मलय जो आपके वनस्पति है, ये आपकी आसाम और दार्जिलिंग के वनों में आसपास में देखने को बहुतायत में मिलती है। और इसका अधिकतर उपयोग इत्र बनाने में भी होता है, सुगंधित अगरबत्ती भी इनसे बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। पोमचा कई बार पूछा जाता है कि पोमचा क्या है, तो ये एक परिधान है और ये इसका रंग होता है पीला, जो कि महिलाओं के द्वारा पे ओढ़ने की ओढ़नी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th नंबर सवाल, राजस्थान की महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाले आभूषण है ये दे रखे हैं और कूट के माध्यम से आपको सही से इसका सुमेल करना है। कान, गला, अंगुली और कमर, कौन से आभूषण कहाँ पहने जाएंगे? तो देखिए कान में यहाँ पर कंदूरा, दामना, मांदलिया, अंगूठिया, इसकी बात करें तो स्टार्टिंग में लेते हैं कंदूरा। तो कंदूरा आभूषण कहाँ का है, ये है आपका कमर का, तो 4 हो जाएगा। दामना आभूषण है आपका हाथों की उंगलियों में पहना जाता है, मांदलिया गले में, और अगोत्या है ये कान का आभूषण है। तो इस प्रकार से 1 में 4 है, विकल्प नंबर 4 में है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इन आभूषणों से संबंधित हमेशा इसी प्रकार से आपके रटे रटाए सवाल है वो पूछे जाते हैं। कान के आभूषणों की और बात करें तो यहाँ पर अगोत्या है, इसके अलावा झेला, झमेला, पीपल पत्रा, झेला, झमेला, पीपल पत्ता, ठीक है, झेला, झमेला, पीपल पत्रा। इसके अलावा कान में आपके पुरुषों के द्वारा मुर्की भी पहनी जाती है, महिलाएं टोटी नामक आभूषण भी अपने कान में ही पहनती है, पुरुष लूंग नामक आभूषण अपने कानों में पहनते हैं। तो ये झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया, मुर्की, टोटी, लूंग, ये आपके कान में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं। गले की बात करें तो गले में मांदलिया हो गया, इसके अलावा एक है कंठी, पोत, हांकर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंपाकली। तो ये प्रमुख जो आभूषण है आपके गले में पहना जाता है। इसके अलावा गले में आपके तेवटा और तिमड़िया भी आपका गले का ही आभूषण है। उंगलियों की बात करें तो बींटी, अस्सी, दामना, ये आपके हाथ और उंगलियों का आभूषण है, ठीक है। और कमर की बात करें तो कंदोरा हो गया, कणकती हो गई, करधनी, ये आपके कमर के प्रमुख आभूषण हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। तो सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग है, ये कहां पर है? बाला किला अलवर में है। तो इस प्रकार से बहुत बार सवाल है वो पूछे जाते हैं। राजस्थान के जो प्रसिद्ध दुर्ग हैं और उन दुर्गों में कुछ महत्वपूर्ण जो जलाशय हैं या कुछ इमारतें हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ महल हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो अलवर का जो बाला किला है, इसमें सलीम सागर कुंड और सूरज कुंड, ये जो महत्वपूर्ण आपके जलाशय है। इसके अलावा यहाँ पर सीताराम का मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो किला है ये अलवर में स्थित है और इसका नाम है, ये आपका अलगू राय ने इसका निर्माण है वो करवाया था। अलगू राय कौन था? तो कल के सेशन में हमने पढ़ा था
कि 1207 में जयपुर की राजधानी 1207 में कछवाहा राजवंश की राजधानी जो आमेर में स्थापित की थी, किसने? काकिल देव ने या कोकिल देव ने। और इसी कोकिल देव का पुत्र था अलगू राय, जिसने इस आपके बाला किला अलवर की है वो स्थापना की थी। ठीक है। और इस बाला किला के बारे में और देखा जाए तो यहाँ पर खानवा के युद्ध में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हसन खान मेवाती। ठीक है, हसन खां मेवाती। तो हसन खां मेवाती ने भी इस बाला किला जो अलवर है यहाँ पर शासन किया था। और खानवा युद्ध के दौरान राणा संग्राम सिंह का हसन खां मेवाती ने साथ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह है वो पराजित हो जाते हैं और बाद में भारत पर बाबर का वो शासन स्थापित हो जाता है। तो बाबर ने क्या किया कि इस बाला किले पर अपने पुत्र को इसका है वो शासक नियुक्त कर दिया था। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बाबर ने बाला किला है वो किसे प्रदान किया था? तो हिंदाल, उसका पुत्र था क्या? उसका पुत्र का नाम था हिंदाल। हिंदाल को ये बाला किला है वो दे दिया था। किसने? बाबर ने। ठीक है। इसके अलावा अन्य जो दुर्ग हैं, इन दुर्गों में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण जलाशय है वो ध्यान में रखिए। तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है, इसमें सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो है एक तो नवल सागर और एक है फूल सागर, इसके अलावा जेत सागर। ठीक है। तो नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर, 84 खंभों की छतरी इत्यादि तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, जो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में रानीसर तालाब और पदमसर तालाब, रानीसर और पदम सागर, ये आपके जलाशय है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। तो ये चीजें अच्छे से ध्यान में रखना है। सलीम सागर और सूरज कुंड है जल तड़ाक बाला किला अलवर में। तारागढ़ की बात करें तो नवल सागर, फूल सागर और जेत सागर। मेहरानगढ़ में आपका रानीसर तालाब, पदम सागर तालाब। इसके अलावा यहाँ पर चोखीलाव महल है, चोखीलाव महल भी आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में है। शेरगढ़ दुर्ग की बात करें तो शेरगढ़ दुर्ग बारां में स्थित है और इस दुर्ग को कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो कोषवर्धन था शेरगढ़ दुर्ग का। और शेरगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर शेरशाह सूरी ने शासन किया था, इसीलिए इसका दुर्ग का नाम है वो शेरगढ़ रख दिया था। ठीक है। तो शेरगढ़ आपका बारां में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, तारागढ़ बूंदी में, बाला किला अलवर में। ये स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मोजमाबाद किस चित्रकला शैली का केंद्र था? अलवर, आमेर, किशनगढ़ और देवगढ़। तो मोजमाबाद है ये आमेर चित्रकला शैली का केंद्र था। आमेर की बात करें तो आमेर की चित्रकला जो शैली है, इस पर सबसे अधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आमेर के जो शासक है, आमेर पहली जो रियासत थी जिसने मुगलों के साथ में है वो अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की। ये इसीलिए यहाँ पर मुगल राजपूत संबंध काफी प्रगाढ़ रखते हैं, वैवाहिक संबंध भी इन्होंने स्थापित किया। तो यहाँ पर इसी वजह से आमेर में जो मुगलों की कला है, जिसमें कि सबसे अधिक जो चित्रकला है वो मुगल कालीन कला देखने को मिलती है मुगल काल में। ठीक है। और उसी में धीरे धीरे जब औरंगजेब का शासन आता है तो औरंगजेब एक निरंकुश और निर्दयी शासक था, जिन्होंने कला को ज्यादा महत्व नहीं दिया। और पहले जो अकबर की और जहांगीर की, शाहजहां की जो चित्रकला शैली का काफी विकास हो रखा था उनके शासन काल में, तो धीरे धीरे औरंगजेब आया और औरंगजेब ने इतना चित्रकारों को महत्व नहीं दिया। तो ये चित्रकार धीरे धीरे राजस्थान की ओर आने लगे और जयपुर में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण है वो जगह बनाई। और जयपुर के जो शासक है उन्होंने उनको काफी है वो महत्व दिया, प्रश्रय दिया और धीरे धीरे जयपुर आप चित्रकला की दृष्टि से काफी समृद्ध हो गया। और मोजमाबाद भी आपका जयपुर चित्रकला शैली का एक प्रमुख है वो केंद्र रहा। और मोजमाबाद में एक विशेष जो शैली है उसका नाम है आरायस, आरायस या जिसे मोराकस भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो चित्रकला जिसे आलागीला, आरायस या मोराकस कहा जाता है,
ये मोजमाबाद केंद्र की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आरआईएस मोराकसी या आलागिला जो पद्धति है ये किस चित्रकला शैली की है, तो ये आमेर के अंतर्गत मोजमाबाद केंद्र की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब देवगढ़ की बात करें तो देवगढ़ मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, ठीक है। और देवगढ़ में आपका मोती महल और अजारा की ओवरी और मोती महल देवगढ़ चित्रकला शैली में देखने को इनकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। और देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। अलवर की बात करें तो अलवर की चित्रकला शैली में विनय सिंह के शासनकाल में शेख शादी की गुलिस्तां है, ये पांडुलिपियां तैयार की गई थी, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और किशनगढ़ आप सभी को पता है कि यहाँ पर बनी ठनी का चित्रांकन किया था मोर ध्वज निहाल चंद ने सामंत सिंह के शासनकाल में, ठीक है, सामंत सिंह के शासनकाल में, जिसे भारत की या राजस्थान की मोनालिसा के नाम से हो जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां और उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य का यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है वालर, और यहाँ पर दिया हुआ है मांदल। तो वालर हो गया, एक नाम है वालर, मांदल है, कूद है, ठीक है। तो ये आपके ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। गुर्जरों के नृत्य है चरी, ठीक है, चरी गुर्जर जाति का नृत्य। भीलों की बात करें तो भीलों का है गौरी नृत्य, इसके अलावा राई नृत्य, हाथीमना नृत्य, नेजा नृत्य, ये भील जनजाति के। और शहरिया का है शांग नृत्य, ठीक है, शांग। और आपका एक है शिकारी और शांग नृत्य शहरिया जनजाति का है। तो ग्रासिया 1 में 4 केवल इसी विकल्प में है, तो बाकी आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आपका सवाल सही हो जाता है। लेकिन और भी चीजें आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा इसी प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये चीजें अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का साक्ष्य बरनाला का अभिलेख देता है, जो कि आपके बरनाला गांव जो कि जयपुर के आसपास में है, यहाँ से बरनाला यूप स्तंभ है वो प्राप्त हुए थे, जिसमें कि भगवान विष्णु के बारे में उनकी स्तुतियां हैं और उन भगवान विष्णु की काफी इसमें चीजें हैं वो देखने को मिलती है। तो ये वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि करने वाला एक शिलालेख है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा मल्लीनाथ जी, जिनका मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के तट पर। और यहाँ पर इसी लूणी नदी के तट पर चैत्र मास में मेले का भी आयोजन होता है, पशु मेला लगता है, जिसे चैत्री मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और तेजाजी, पाबूजी, मेहाजी, मांगलिया आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पाबूजी का कोलूमंड फलोदी जोधपुर में मुख्य मंदिर है, तेजाजी परबतसर नागौर में, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्यिक रचनाएं और लेखकों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, मेघमाल, राधा, माला के मणके और सेनानी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, देखिए अगर आपको ज्यादा कुछ भी पता ना हो तो एक राधा है ये आपकी सत्य प्रकाश जोशी की, और सेनानी मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचना है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो ट्राई करते हैं बी में 1 को करके। तो बी में 1 केवल और केवल ए इस वाले विकल्प में है, तो हमारा सही उत्तर यहाँ से ही मिल जाता है। मेघमाल की बात करें तो सुमेर सिंह शेखावत ने मेघमाल, माला के मणके तारा प्रकाश जोशी, और सेनानी है आपकी मेघराज मुकुल की रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब है वो हमारा विकल्प नंबर 1 हो जाता है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आधुनिक जो रचनाएं हैं ये आपकी महत्वपूर्ण है। और राधा सत्यप्रकाश जोशी की किस प्रकार की रचना है, युद्ध विरोधी रचना है, ठीक है, युद्ध विरोधी रचना सत्यप्रकाश जोशी की, जिसका नाम है राधा, ठीक है। सेनानी मेघराज मुकुल की काफी लोकप्रिय रचनाएं हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार। आपको यह सेशन कैसा लगा और 15 में से आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया,
ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।